एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और चार्ज की प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क करता है। बट उनके बीच कितना फोर्स वर्क करता है इसको अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे। तो दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इसको बताने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था जिसे कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो आइए इस क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ को पढ़ते हैं। ओके, तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि यदि दो स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क करता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए देखते हैं इसको। दो चार्ज, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 and both charge is point charge, point and stationary। दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 and F is proportional to 1 upon r square. This is equation first and this is equation second. इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मिलाते हैं तो क्या होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और दैट कांस्टेंट इज K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Okay, where K is a constant, K is a constant and इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम ऑफ सिस्टम एंड यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम। K इज ए कांस्टेंट और इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे हुए हैं और किस सिस्टम में हम इसको ले रहे हैं। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम K इज इक्वल टू 1। सीजीएस सिस्टम में K का वैल्यू 1 होता है एंड F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर and this force will be in dyne. This is dyne. For SI system, for SI system, for SI system, K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught for air. So F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. एंड दिस फोर्स विल बी इन न्यूटन। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन एंड एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर दो चार्ज एयर में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं
तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर अ मीडियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी मीडियम में अगर रखा हुआ है दो चार्ज तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, जहां पर कि एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी है। अब देखो, अगर यहां से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग इसका देखें तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला Q का हो जाएगा 80, सो 80 इंटू 80 अपॉन F का हो जाएगा mlt-2 एंड L2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा A2T2 अपॉन ml3T-2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, m-1 L-3 T4 एंड A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो, अगर हमको न्यूटन्स लॉ कूलॉम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे चार्ज है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड इनके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज R एंड दिस इज R इज द पोजीशन वेक्टर between charge Q1 and Q2 and R12 is the unit vector from Q1 to Q2 and R21 is the unit vector from Q2 to Q1। सो इस केस में अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो Q1 में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एंड दिस फोर्स विल बी F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड डिस्चार्ज Q2 पे फोर्स Q1 के कारण लगेगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर F12 की हम लोग बात करें तो F12 कितना हो जाएगा, वेक्टर F12 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R21। ओके, एंड R21 क्या होगा, R21 यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। ओके, एंड इसी तरीके से F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस R12 इज इक्वल टू माइनस R21, जो R12 है
R21 के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, फोर्स F12 इज इक्वल टू -F21 तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि कूलॉम्स लॉ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ से क्या प्रूफ होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स Q1 एंड Q2 पर अप्लाई कर रहा है। ओके, अब देखो कुछ लिमिटेशंस भी है कूलॉम्स लॉ का, हर कंडीशन में वैलिड नहीं होता है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है जो कि फॉलो ही करना पड़ेगा अगर कूलॉम्स लॉ को हम लोग किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेशंस है चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज होने चाहिए तभी कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज का सिंपल सा मतलब है दो चार्ज की साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बहुत ही छोटा है तो उनको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। यानी कि दो चार्ज Q1 Q2 इनकी साइज इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाएंगे, पहले पॉइंट। दूसरा, चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी। चार्ज स्थिर अवस्था में होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, उसी कंडीशन में हमारा कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा। अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में नहीं है तब क्या होगा, अगर चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। तो उस कंडीशन में अगर हम कूलॉम्स लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्ट फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करेगा। तो इन दोनों लिमिटेशंस को हमको देखते हुए ही कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन बतानी चाहिए और इस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है तब हमको इसको अप्लाई करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर, यही बात है, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। इट इज, फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिख दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि यह केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई ऐसे दो आइसोलेटेड चार्ज नहीं होते हैं जिनके बीच हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सके, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या है, ग्रुप ऑफ सिस्टम में होता है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे चार्ज के सिस्टम में है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।